हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो सामान्य अध्ययन जीएस स्पेशल फैक्ट क्लास पार्ट 4 है आज। इसके अलावा देखिए चैनल पे आपको उत्तराखंड जीके और सामान्य हिंदी की स्पेशल फैक्ट क्लासेस भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। आगामी यूके ट्रिपल एस एंड यूके पीएससी की सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लासेस बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी, मैं पहले बोल रहा हूँ। दूसरा देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल पे जो टेस्ट सीरीज आते हैं उत्तराखंड जीके, सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन की, तो वो टेस्ट सीरीज भी आप फॉलो कीजिएगा। टेस्ट सीरीज का भी 100% बेनिफिट आपको आने वाली परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त भैया काफी बच्चे बोलते हैं कि यूके ट्रिपल एससी के लिए फुल लेंथ पेड टेस्ट सीरीज चाहिए, तो उसके लिए एप्लीकेशन पे आपको विजिट करना पड़ेगा। एप्लीकेशन स्टोर पे एक हमारी 50+ एवरग्रीन ग्रुप सी फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट कोर्स चल रहा है, जिसमें पूरे 50 सेट अपलोड हो चुके हैं और ये सभी फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट जो होंगे बाइलिंगुअल होंगे, दोनों भाषाओं में होंगे। इसके अलावा इस कोर्स में आपको 20 टॉपिक वाइज टेस्ट भी दिए गए हैं। साथ ही आपको जनवरी से लेकर अभी तक का हर मंथ का उत्तराखंड करंट अफेयर और जीएस की भी टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई गई है। तो बहुत बेहतरीन ये कोर्स है, पूरे 1 साल की वैलिडिटी है और साथ ही बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे है ये। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इस टेस्ट सीरीज का, ठीक है, इसको आप ले सकते हैं। बाकी देखिए, आज है सामान्य अध्ययन की जीएस की स्पेशल फैक्ट क्लास 4। इसमें हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, कंप्यूटर आदि जो भी क्लास होगी, जो भी महत्वपूर्ण क्लासेस है जहां से एग्जाम में ज्यादा प्रश्न बनते हैं, तो ऐसी क्लासेस को ऐड करते रहेंगे, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट की क्लास वो हो सकती है जीएस के अंतर्गत। बाकी देखिए, अगर आपको जीएस का फाउंडेशन कोर्स करना है, यानी कि जीएस में आपका बिल्कुल जीरो नॉलेज है, आप चाहते हैं कि बिल्कुल बुनियादी तौर से आप जीएस की समझ को बढ़ाएं, तो आपके लिए एक कोर्स है भैया एप्लीकेशन स्टोर पे, ओनली जीएस कोर्स, ठीक है। तो ओनली जीएस कोर्स को आप इनरोल कर सकते हो और यकीन मानिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन कोर्स है ये ओनली जीएस कोर्स। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साथ ही आपका कंप्यूटर की क्लासेस को कवर कराया गया है। बहुत बेहतरीन क्लासेस है, आपकी जीएस की समझ बहुत अच्छी हो जाएगी, मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, बाकी देखिए, कोई भी क्वेरी और डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा या हमारे हेल्पलाइन नंबर पे मैसेज आप कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। आज है सामान्य अध्ययन जीएस स्पेशल फैक्ट क्लास। तो इसमें आज हम देखिए महात्मा गांधी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डिटेल में तो मैं बात करूंगा नहीं, डिटेल में अगर आपको क्लास चाहिए तो एप्लीकेशन पे जाना होगा, या यूट्यूब पे भी मैंने एक क्लास दिया गांधी युग वाली, तो गांधी युग वाली क्लास आप देख सकते हैं, गांधी एरा, ठीक है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान 1919 से लेकर 1947 तक का जो टाइम पीरियड है, इसको गांधी युग कहा जाता है, गांधी एरा कहा जाता है इसको, ठीक है। और गांधी जी का जब भारत में रोलेट एक्ट आता है 1919 वाला, काला कानून जिसको संज्ञा दी गई, जिसके विरोध में जलियांवाला में एक सभा हो रही थी और बहुत बड़ा घटनाक्रम हो गया, हजारों लोग उसमें शहीद हो जाते हैं, है ना। तो यहीं से गांधी जी का राजनीति में प्रवेश होता है। हालांकि गांधी जी का भारत आगमन 1915 में हो गया था, ठीक है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को हम इनके आगमन पर प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, ठीक है। 9 जनवरी को मनाया जाता है ना हमारा एनआरआई डे, इसी वजह से मनाया जाता है क्योंकि गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे। अफ्रीका गए थे ये क्योंकि अफ्रीका में इनको एक व्यापारी ने अपना केस लगने के लिए बुलाया था, शेख अब्दुल्ला नामक व्यापारी ने। गांधी जी ने बैरिस्टर की डिग्री ली थी इंग्लैंड से, ठीक है। और ऐसा नहीं कि गांधी जी 1915 में ही फिर वापस आए भारत, 1915 से पूर्व भी गांधी जी कई बार भारत आए, लेकिन अल्प समय के लिए आए, ठीक है। 15 के बाद गांधी जी फिर यहीं के होके रह गए, फिर उसके बाद कहीं नहीं गए वो, क्योंकि 15 के 2 साल बाद 1917 में गांधी जी के जीवन का पहला टर्निंग पॉइंट आया, जब गांधी जी ने चंपारण में जाकर चंपारण आंदोलन को सफल बना दिया था। तो यहां से गांधी जी लाइमलाइट में आ गए। उसके बाद गांधी जी ने अगले ही साल चंपारण के बाद क्या किया, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में भाग लिया, वहां पे भी वो आंदोलन सफल हो गया, खेड़ा आंदोलन सफल हो गया। उसके बाद रोलेट एक्ट के विरोध में गए, तो रोलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला जो कांड हुआ, फिर हमारा इनकी मीटिंग हुई सभी नेताओं के आपस में, तो बोला कि अब हम क्या करेंगे, 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन करेंगे। तो उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है और उसके बीच में क्या क्या घटित होता है, इसके लिए आप डिटेल में क्लास पढ़ना होगा आपको। यहाँ पर देखिए स्पेशल फैक्ट क्लास है, ज्यादा मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। अफ्रीका में भी बहुत से काम किए इन्होंने, नटाल इंडियन कांग्रेस की वहां पे स्थापना की। आप सभी को पता है गांधी जी को सबसे बड़ा दिल में चोट लगी थी जब गांधी जी आपका फर्स्ट क्लास रेल के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे, लेकिन आपका अफ्रीका के एक रेलवे स्टेशन पर गांधी जी के सामान को बाहर फेंक दिया गया और गांधी जी को भी डब्बे से सीधे बाहर फेंक दिया गया, ठीक है। तो वहां पर देखिए गांधी जी को लगा भाई इन ब्रिटिशर्स के खिलाफ तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़े
नस्ल भेदे हैं। अब अंग्रेजों का उसमें सिंपल सा सीन था भैया, वो साफ साफ बोलते थे नो डॉग एंड नो इंडियंस आर अलाउड। जो उनके वीआईपी प्लेसेस होते थे वहां पे ना कुत्ता ना भारतीय। और वैसे अफ्रीका में भी उनका सेम मोटो था या लोगो था या बोल सकते हैं स्लोगन था, नो ब्लैक और नो डॉग। कोई वहां पे जो रंग भेद करते थे ना, वो काला आदमी नहीं आएगा। तो इस प्रकार का, तो जब वो डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे आपका फर्स्ट क्लास एसी कोच में, तो हमारा सेंट पीट्स मारिट्सबर्ग नामक स्थान पर क्या हुआ, एक अंग्रेज ने उनके सामान को बाहर फेंक दिया और गांधी जी को भी लात मार के धक्का मार के बाहर फेंक दिया। ठीक है, तो ये चीजें हुई थी। चलिए, ये तो पूरी कहानी है। अब बाकी देखिए, गांधी जी आए फिर भारत, उसके बाद ये घटनाएं होने लगी। अब गांधी जी ने भारत में जितने भी एक्टिविटीज की और अफ्रीका में भी जो एक्टिविटीज की, इसकी वजह से गांधी जी को कुछ टाइटल्स मिले, उपाधियां मिली। तो आज की क्लास वही होगी, इसमें हम देखेंगे गांधी जी को जो टाइटल्स मिले थे और गांधी जी के द्वारा जो भी पुस्तकें और पत्र लिखे गए और गांधी जी से जुड़े अन्य कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्यों को देखेंगे। क्योंकि ये स्पेशल फैक्ट क्लास है, बहुत पूरे डेप्थ में पूरा मैं यहाँ पर इतिहास बयान नहीं करूंगा, फिर तो क्लास लंबी हो जाएगी, फिर क्या फायदा, फिर तो आपको इतिहास की क्लास ही जो मेरी है उसी को मैं अपलोड कर देता, है ना। तो आप सामान्य अध्ययन स्पेशल जीएस क्लास में फैक्ट, जो फैक्ट है, हम फैक्टों को ही देखेंगे। तो पार्ट 4 में देखते हैं आज जो हमारे प्रमुख टाइटल हैं गांधी जी को मिले हुए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, भर्ती कराने वाला सार्जेंट। तो भर्ती कराने वाला सार्जेंट, इनको उपाधि मिली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। ठीक है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, कब हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1914 से लेकर 1918 तक चला ना, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, है ना। तो इस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने भारतीयों से आह्वान किया कि आप ब्रिटिश सेना में भर्ती होइए, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इनको एक प्रॉमिस किया था और ब्रिटिशर्स हमेशा ऐसा ही करते थे। उनको पता था कि गांधी सीधे साधे हैं, सत्य अहिंसा के मार्ग पे ही चलते हैं, ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, इनको वादा कर देते हैं। वादा तो तोड़ने के लिए होता है, ठीक है, वादा तो टूट ही जाता है, एक बॉलीवुड का गाना भी है। तो गांधी जी ने भारतीय जनता को बोला कि भैया आप ब्रिटिश सेना में ज्यादा से ज्यादा भर्ती हुई है, ठीक है। और उसके बदले ब्रिटिश सेना ने या ब्रिटिशर्स ने इनको वादा किया था कि युद्ध की समाप्ति के पश्चात हम जो आपकी मांगे हैं उनको मानेंगे। विशेषकर वही मांगे थी उसमें कि भारत को देखिए डोमिनियन स्टेटस दे दो या स्वराज का, पूर्ण स्वराज का दर्जा दो, जो भी बातें उसमें थी। तो गांधी जी ने लोगों को जब ये आह्वान किया कि आप ब्रिटिश सेना में भर्ती हुए, तो इनको एक टाइटल मिल गया, भर्ती कराने वाला सार्जेंट इनको बोला गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऐसे देखिए, जब गांधी जी ने देखिए आपका लोगों के लिए, लोगों को आह्वान किया कि आप भर्ती होइए ब्रिटिश सेना में, तो सभी लोगों ने गांधी जी की बात मानी और बहुत बढ़ चढ़कर इस विश्व युद्ध में मित्र सेना यानी कि जो हमारा ब्रिटेन की सेना थी उसमें भर्ती हो गए। तो ब्रिटिशर्स ने खुश होकर गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी। ठीक है, किसने दी, ब्रिटिशर्स ने, यानी कि अंग्रेजों ने गांधी जी को ये उपाधि दी थी खुश होकर। ठीक है, केसर ए हिंद, प्रथम विश्व युद्ध के समय। ऐसे देखिए आपका कर्मवीर की जो उपाधि मिली गांधी जी को, दक्षिण अफ्रीका में जो इनके सहयोगी थे, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में सहयोगियों के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो इनको कर्मवीर की उपाधि वहां पे दी गई थी साउथ अफ्रीका में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कुली बैरिस्टर, तो कुली बैरिस्टर की जो टाइटल था गांधी जी को, कुली बैरिस्टर का टाइटल भी आपका मिला था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के जो अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे, दक्षिण अफ्रीका भी तो एक कॉलोनियल था ना उस समय, ब्रिटिशर्स का पूरी दुनिया में ही कॉलोनियल था, मान के चलो, बहुत से देशों पे कब्जा किया इन्होंने। तो दक्षिण अफ्रीका के जो अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे, वहां पे जो अंग्रेज जज होते थे ना, उन अंग्रेज जजों ने गांधी जी को कुली बैरिस्टर का, ठीक है, अंग्रेज जज लिख देता हूं मैं, ठीक है, इनके द्वारा बोला गया, अंग्रेज मजिस्ट्रेट जो थे उन्होंने गांधी जी को क्या बोला, कुली बैरिस्टर, यानी कि लेबर बैरिस्टर है ये। ठीक है, सेवाग्राम का संत, तो गांधी जी को सेवाग्राम का जो संत था ये उपाधि दी गई थी आश्रम के मेहमानों के द्वारा, जो गांधी जी के आश्रम थे, आश्रम के अतिथियों के द्वारा। ठीक है, अतिथि, जो आश्रम में अतिथि आए थे उन्होंने सेवाग्राम का संत बोला गांधी जी को। इसके अलावा देखिए गांधी जी को मलंग बाबा, ठीक है, जो मलंग बाबा टाइटल दिया गांधी जी को, किसने दिया था, तो मलंग बाबा टाइटल इनको दिया था पश्चिमोत्तर के कबालियों के द्वारा। ठीक है, पश्चिमोत्तर, जो पश्चिमोत्तर के कबाली थे, ठीक है, ठीक है, पश्चिमोत्तर के जो कबायली थे उनके द्वारा, कबायली मतलब एक ऐसा ग्रुप टाइप का था, जैसे आप पढ़ते हैं जब भारत आता था तो कश्मीर पे भी कबालियों का, ये जो कबायली थे इनका अटैक हो जाता है ना, फिर हर्षियां आते हैं दौड़ते हुए, तब तक तो पीओके पूरा कैप्चर हो जाता है ना। तो ये जो कबीलों का समूह था इनके द्वारा गांधी जी को मलंग बाबा की उपाधि दी गई थी। ठीक है,
बापू, बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट। तो गांधी जी को बापू जो टाइटल दिया था, ठीक है, किसने बोला था? सी एफ एंड्रयूज ने। सी एफ एंड्रयूज, ठीक है, सी एफ जो एंड्रयूज थे और प्लस जवाहरलाल नेहरू। जवाहर को बहुत अच्छा मानते थे गांधी जी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। देखिए जब भारत आजाद हुआ ना तो सभी ने बोला कि वल्लभ भाई पटेल को पीएम होना चाहिए, लेकिन गांधी जी इस पक्ष में नहीं थे। उन्होंने पटेल जी को बुलाया और बोला कि अगर नेहरू पीएम नहीं बना तो गलत हो जाएगा, नेहरू को लीड करने दो। और उसके बाद सरदार पटेल जो थे वो भारत के गृह मंत्री बने, जबकि नेहरू जी क्या बने? प्रधानमंत्री बने। तो सी एफ एंड्रयूज और जवाहरलाल नेहरू ने बापू की उपाधि थी गांधी जी को। सी एफ एंड्रयूज को भी हम एक उपनाम से जानते हैं, ठीक है, इनको कहा जाता है दीन बंधु। इनका उपनाम भी है दीन बंधु। सी एफ एंड्रयूज का उपनाम है दीन बंधु। ऐसे एक उपनाम है देश बंधु। देश बंधु किसका उपनाम है? तो देश बंधु कहा जाता है हमारा चित्तरंजन दास को। चित्तरंजन दास जिन्होंने फाउंड की थी आपकी स्वराज पार्टी, ठीक है, 1923 में। क्या कहानी थी इसके पीछे, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ हिस्ट्री की क्लासेस में, देखिएगा आप, ठीक है। चलिए अगला जो टाइटल है बहुत महत्वपूर्ण है। आज भी देखिए राष्ट्रपिता के रूप में गांधी जी को माना जाता है, और आप देखते हैं करेंसी पे गांधी जी हमारे आज भी विराजमान है। तो राष्ट्रपिता यानी कि नेशनल फादर, तो ये इनको बोला था किसने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने उपाधि दी थी गांधी जी को राष्ट्रपिता की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला देखिए आधुनिक युग के अजात शत्रु, ठीक है। तो आधुनिक युग के अजात शत्रु, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ उसको कहा जाता है अजात शत्रु। तो गांधी जी को आधुनिक युग का अजात शत्रु किसने कहा था? भारत के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उपाधि दी थी गांधी जी को, ठीक है। इसके बाद देखिए महात्मा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो महात्मा की उपाधि दी थी गांधी जी को किसने? सर रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जैसे ही गांधी जी को महात्मा बोला तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को उपाधि दी गांधी जी ने भी। गांधी जी ने इसके बदले एक उपाधि टैगोर जी को भी दी। तो गांधी जी ने क्या बोला इनको? गुरुदेव, ठीक है। टैगोर को क्या बोला? गुरुदेव, ठीक है, ध्यान रखेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर पहले भारतीय जिनको हमारा गीतांजलि साहित्य का नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है, पहले भारतीय जिनको नोबेल प्राइज मिला था साहित्यिक रचना के लिए, गीतांजलि। तो ध्यान रखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को बोला महात्मा और गांधी जी ने उनको टाइटल दिया गुरुदेव का। दोनों ने एक्सचेंज कर लिया टाइटल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए देशद्रोही फकीर। तो गांधी जी को देशद्रोही फकीर किसने कहा था? तो देशद्रोही फकीर कहा था इसको गांधी जी को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे, विंस्टन चर्चिल। इसके अलावा चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर भी कहा था। ये दोनों टाइटल किसने दिए थे? विंस्टन चर्चिल ने ही दिए थे, ठीक है, देशद्रोही फकीर और अर्धनग्न फकीर बोला। चलिए अगला देखिए भिखारियों का राजा। तो गांधी जी को देखिए भिखारियों का राजा किसने बोला? तो भिखारियों का राजा गांधी जी को बोला था पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। पंडित मदन मोहन मालवीय, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखिए लास्ट वन मैन बाउंड्री फोर्स। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम ब्रिटिश वायसराय माउंटबेटन, ठीक है, माउंटबेटन, लॉर्ड नहीं बोलूंगा इनको, लॉर्ड क्या बोलना है इन अंग्रेजों को, ठीक है। तो माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स संबोधित किया था, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइटल्स हैं, किसने कहा, कब कहा, किसके द्वारा मिला, क्या मिला, आपने सब समझ लिया होगा। तो गांधी जी को इतने टाइटल दिए गए हैं, कई बार क्वेश्चन इनसे डायरेक्ट बन जाते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे गांधी जी ने जो प्रमुख पुस्तक एवं पत्र लिखे। तो सबसे पहले बात करेंगे इसमें हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज क्या था? तो हिंद स्वराज जो था इन्होंने गुजराती भाषा में लिखा था। कौन सी भाषा में? गुजराती भाषा में। कब प्रकाशित हुआ? 1909 में, ठीक है। इसके बाद देखिए नवजीवन। तो नवजीवन क्या था भैया आपका? ये एक दैनिक पत्र था, दैनिक पत्र, ठीक है, दैनिक पत्र था नवजीवन। और ये किस में लिखा था? ये आपका गुजराती और हिंदी दोनों में था, गुजराती प्लस हिंदी दोनों में आता था। कब से शुरू किया था? 1919 से शुरू किया था, ठीक है। अगला देखिए यंग इंडिया। तो गांधी जी का जो यंग इंडिया था ये आपका साप्ताहिक पत्र था, साप्ताहिक पत्र, ठीक है, वीकली एक मैगजीन थी ये। और ध्यान रखेंगे दोस्तों ये आपका केवल अंग्रेजी में आती थी। यंग इंडिया किस में आती थी? अंग्रेजी में, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। और ये 1919 में ही शुरू किया गांधी जी ने, ठीक है, 1919 में ही शुरू हुआ ये भी। चलिए आगे देखेंगे द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है। तो सत्य के साथ मेरे अनुप्रयोग,
तो सत्य के साथ मेरे अनुप्रयोग जो था भैया आपका, ये गांधी जी की अंग्रेजी में आत्मकथा थी। ठीक है, गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी, अंग्रेजी में आत्मकथा लिखी गांधी जी ने अपनी, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो इसको नाम दिया द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, एंड इसको 1925 में प्रारंभ किया था लिखना, इस पुस्तक को आपने ध्यान रखना है। ऐसे ही देखिए एक पत्रिका और निकाली गांधी जी ने, हरिजन नामक एक पत्र निकाला, जिस जो कि साप्ताहिक पत्र था, साप्ताहिक पत्र था ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये 1933 में शुरू किया गांधी जी ने, और ये पत्र जो आता था ये हिंदी प्लस अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आता था, हिंदी और अंग्रेजी में। ठीक है, तो ये गांधी जी द्वारा शुरू किए गए कुछ पत्र और कुछ उनके द्वारा लिखी गई बुक्स थी। ठीक है, तो ये कवर हो गया। चलिए अब जानेंगे गांधी जी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। सबसे पहला देखिए, गांधी जी ने अपना पहला सार्वजनिक भाषण 1889 में लंदन में निरामिषहारियों की एक सभा में दिया था। ठीक है, निरामिषहारी कौन होते हैं? ऐसे लोग जो मांस का भक्षण करते हैं। ठीक है, मांस का भक्षण करने वालों को निरामिषहारी कहा जाता है। तो गांधी जी ने अपना जो पहला पब्लिक स्पीच थी वो 1889 में लंदन में दी थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1899 में गांधी जी बोअर के युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की। तो देखिए जो बोअर का युद्ध हुआ था ये कहाँ हुआ था? अफ्रीका के नटाल प्रांत में। ठीक है, नटाल प्रांत, जहां पर नटाल कांग्रेस की उन्होंने स्थापना की थी। मैंने आपको कोर्स में पढ़ाया है कि नटाल में जब इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की तो वहां पर देखिए नटाल प्रांत में क्या हुआ कि हमारा एक हीरे की खान मिली। अब उस समय देखिए वहां पे जो डोमिनेंस था, अलग अलग कॉलोनीज उसमें थी। ठीक है, तो वहां पर हमारा क्या हो गया, दो कॉलोनीज में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जिसमें एक तरफ ब्रिटिशर्स थे, दूसरी तरफ पुर्तगीज थे। तो अब गांधी जी ने क्या किया, यहाँ पर युद्ध में जो घायल लोग थे उनके लिए क्या किया, सहायता की यहाँ पर। ठीक है, तो इसी बोहर युद्ध में अंग्रेजों की सहायता करने के लिए अंग्रेजों ने बोला हमारी सहायता करो। अब गांधी जी देखिए उसमें गांधी जी अंग्रेजों की तरफ से भी क्या थे, अंग्रेज जिस प्रांत में गांधी जी थे तो अंग्रेज वहां पे काम भी कर रहे थे। तो गांधी जी को लगा ठीक है अंग्रेजों को यहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए, तो गांधी जी ने अंग्रेजों की सहायता की थी बोअर युद्ध में। ठीक है, जिसकी वजह से गांधी जी को इन्होंने बोअर पदक भी दिया था एक। ठीक है, गांधी जी को एक बोअर मेडल भी मिला था इसके एवज में, बोअर पदक। ठीक है, गांधी जी ने यहाँ पे जो बोअर में युद्ध हुआ था, बोअर युद्ध जो कि आपका चला था 1899 से लेकर 1902 तक, इसमें क्या किया था, लगभग गांधी जी के पास 1100 स्वयं सेवक थे। ठीक है, तो इनकी एक एम्बुलेंस बनाई, एम्बुलेंस कोर बनाई गांधी जी ने, और युद्ध में घायल जो लोग थे उनकी यहाँ पर हेल्प की इससे। तो बाद में देखिए बोअर मेडल तो मिलता है गांधी जी को, जो केसरी हिंद मिलता है, भर्ती कराने के लिए भी मिलता है। हालांकि जो केसरी हिंद की उपाधि थी गांधी जी ने लौटा दी थी। कब लौटाई? 1919 में, जब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने अपना एक केसरी हिंद का जो टाइटल था ये वापस कर दिया था। ठीक है, चलिए अगला फैक्ट देखिए, गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी। तो ये आपका हो गया कवर। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि गांधी जी ने दी, और टैगोर ने गांधी जी को कौन सी उपाधि दी? तो टैगोर ने गांधी जी को बोला था महात्मा। ठीक है, महात्मा की उपाधि। चलिए, गांधी जी ने 1920 में अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की। अब देखिए 1920 में क्या हुआ था आपका, 1 अगस्त 1920 से हमारा असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, अब जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उस दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है, इतिहास में जब हम पढ़ते हैं तो। लेकिन उसके बाद भी देखिए आंदोलन की घोषणा हो चुकी थी, सभी तैयारियां हो चुकी थी। एक व्यक्ति की वजह से आंदोलन को रोका जाए ऐसा पॉसिबल नहीं था। अब इस आंदोलन का जो हमारा प्रस्तावना थी या उद्देश्य थे, इन उद्देश्यों में एक उद्देश्य ये था कि विदेशी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। इस बार केवल कपड़ों का नहीं था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार था इसमें। अब इस विदेशी वस्तुओं में इन्होंने इस बार सब चीजों को रखा, कपड़े लत्ते, सेंट, साबुन। इसके अलावा किसी ने विदेश से अगर वकालत की डिग्री लिया, बैरिस्टर की डिग्री, इसके अलावा विदेशी शिक्षा, ठीक है, विदेशी इलेक्ट्रॉनिक सामान, कोई भी विदेश की चीज। तो इन्होंने बोला जो विदेश की शिक्षा है, अंग्रेजी शिक्षा को भी आप गोली मारो, हटाओ इसको, कोई शिक्षा विक्षा नहीं लेगा भारत का बच्चा पढ़ेगा अब हमारे जो स्कूल हम स्थापित करेंगे। तो इन्होंने इसी वजह से असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की, ये रीजन था यहाँ पे। ठीक है, गांधी जी ने देखिए 1920 में केसरी हिंद उपाधि का त्याग किया। ठीक है, तो 1919 में जो घटना हुई थी तो 1920 में इन्होंने, कहीं पे 1919 भी मिल जाएगा आपको, कहीं पे 1920 है। ठीक है, तो जो भी आए एग्जाम में, तो केसरी हिंदू उपाधि का इन्होंने त्याग कर दिया। बोला यार तुम्हारी केसरी हिंदू उपाधि क्या चाहिए हमको, इतना बड़ा कांड कर दिया जलियांवाला में, मासूम निर्दोष बच्चे, बूढ़े, औरत, सबको, किसी को भी नहीं बख्शा तुमने। ठीक है,
तो ये घटना होने की वजह से बहुत भारतीय जो हो गए उसमें जो हमारा देखिए दो टाइप के दल थे ना उसमें कांग्रेस में, मैं आपको बताता हूँ हमेशा कि एक था नरम दल, एक था गरम दल। गरम दल वाले तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे इसके बाद, बोला कि भाई ये याचना करने से अब हमको कोई आजादी नहीं मिलेगी, याचना करने से अपने अधिकार नहीं मिलेंगे, अब भैया काम होगा तो केवल और केवल उग्रवाद तरीके से, ठीक है। और इसके बाद जब 1921 के बाद 1922 में जब हमारे गांधी जी का असहयोग आंदोलन स्थगित होता है, जब चौरी चौरा की घटना हो जाती है, तो चौरी चौरा घटना होने के बाद गांधी जी का जो आंदोलन था स्थगित हुआ, असहयोग। उसके बाद देखिए क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ गई, क्योंकि आ गई फील्ड में कौन, फिर हमारे देश के महान क्रांतिकारी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, तो ऐसे ऐसे नाम उस समय आ गए थे। इन लोगों ने भी बोला भैया आजादी ऐसे नहीं मिलने की, अंग्रेज हमारा खून मार रहे तो खून का बदला खून से होगा, ठीक है। और भगत सिंह तो इसमें बहुत ज्यादा थे। भगत सिंह, बोला जाता है कि जब जलियांवाला का कांड हुआ था, भगत भगत सिंह को पता चला, भगत सिंह का जन्म 1907 में हुआ था, और जब जलियांवाला कांड हुआ 1919 में, तो भगत सिंह मात्र 12 वर्ष के थे। तो बोला जाता है कि घर से छुप छुपा के भगत सिंह जी जलियांवाला बाग गए थे, और वहां जो मिट्टी थी उसको एक बोतल में भर के लाए थे, क्योंकि वो शहीदों की खून की मिट्टी थी। और बोला था कि मैं जब तक इनका बदला नहीं लूंगा मैं चैन से नहीं सोऊंगा, है ना। तो उसके बाद देखिए लाहौर षड्यंत्र कांड लगता है उनपे, और सैंडर्स की हत्या का केस चलता है भगत सिंह पे, और फाइनली 1931 में उनको फांसी की सजा होती है, देश के लिए शहीद हो जाते हैं, साथ में सुखदेव, राजगुरु। और वहीं काकोरी कांड जब होता है, काकोरी ट्रेन एक्शन, तो उसकी वजह से जो हमारा अशफाक उल्लाह खां थे, ठीक है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, ऐसा बोलते बोलते हंसते हंसते झूल गए वतन के लिए, ठीक है। तो ये सब चीजें हुई थी। तो कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो हम स्वाधीनता आंदोलन पढ़ते हैं, राष्ट्रवादी जो आंदोलन हुआ था, ठीक है। 1925 में अखिल भारतीय चरखा बुनकर संघ की स्थापना की गांधी जी ने, ठीक है। तो देखिए 1925 में अखिल भारतीय चरखा बुनकर संघ के पीछे भी एक कहानी है। 1924 में क्या हुआ, देखिए गांधी जी हमारे एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेलगाम अधिवेशन। गांधी जी ने अपने जीवन में केवल एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, बेलगाम अधिवेशन, जो कि कहा हुआ था कर्नाटक में, है ना। अब गांधी जी ने यहाँ पर बोला कि 1923 में जो स्वराज पार्टी बनी है, जिन्होंने चुनाव लगा, गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे। गांधी जी बोलते थे कि चुनाव कोई नहीं लड़ेगा भाई, कोई प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए, चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी गांधी जी की इस बात से सहमत नहीं थे, और गांधी जी के बोलने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, 1923 में एक पार्टी फाउंड कर दी जिसका नाम था स्वराज पार्टी, और स्वराज पार्टी ने इलेक्शन लगा और अच्छी खासी सीटें भी आ गई, ठीक है। उसके बाद जब 1924 में गांधी जी को बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता मिली, तो गांधी जी ने यहाँ पर भी ऐसा ही बोला कि भैया स्वराज पार्टी वालों तुम ये पार्टी वार्टी बंद करो, कांग्रेस से अलग क्यों हो रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। लेकिन गांधी जी की बात को यहाँ पर किसी ने भी तवज्जो नहीं दी, और गांधी जी को लगने लगा कि कांग्रेस में उनकी भूमिका खाली नाम मात्र की है। तो धीरे धीरे यहाँ पर 1924 के बाद गांधी जी ने कांग्रेस से दूरी बना ली, दूरी बना ली। दूरी का मतलब इन था कि कांग्रेस को पूरा छोड़ दिया, कांग्रेस के साथ थे, लेकिन कांग्रेस में अब ज्यादा डोमिनेंस नहीं दिखाने लगे गांधी जी, समझ गए वो। तो गांधी जी फिर चरखा और खादी पर ध्यान केंद्रित करने लगे, जिसके फलस्वरूप एक साल बाद उन्होंने 1925 में अखिल भारतीय चरखा बुनकर संघ की स्थापना की थी, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें, ये रीजन था। 1934 में इन्होंने अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना की। देखिए गांधी जी हमेशा बोलते थे अर्थव्यवस्था का भी विकेंद्रीकरण होना चाहिए, भारत गांव में बसता है, गांधी जी का ये विजन था, ठीक है। जो आज हम देखिए स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं, गांधी जी इसमें बिलीव करते थे कि गांवों से, गांव के जो कुटीर उद्योग है, गांव की जो अर्थव्यवस्था, अगर वो बढ़ेगी तो भारत की अर्थव्यवस्था स्वाभाविक तौर पे बढ़ेगी। गांधी जी इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण के खिलाफ थे। गांधी जी चाहते थे कि कुटीर उद्योग और जो लोकल हमारे छोटे छोटे उद्योग है उनके द्वारा ही देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाया जाए। तो इसी के तहत इन्होंने 1934 में अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की भी स्थापना की। 1932 में इन्होंने हरिजन संघ की स्थापना की। 1933 में साबरमती आश्रम को हरिजन संघ को दान में दे दिया, है ना। और 1933 में मैंने आपको बताया इन्होंने क्या निकाली थी, हरिजन पत्रिका निकाली थी, हरिजन पत्रिका, ठीक है, ध्यान रखिए, जो कि एक साप्ताहिक पत्र था, अंग्रेजी हिंदी दोनों में आता था, क्लियर। चलिए हरिजन संघ के अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला जी को बनाया गया था उसमें, ठीक है। तो हरिजन संघ के जो अध्यक्ष बने थे घनश्याम दास बिड़ला जी बने थे। महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने एवं बापू जवाहरलाल नेहरू और सीएफ एंड्रूज ने कहा था, मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब देखिए सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी किसने कहा, तो सुभाष चंद्र बोस जी को भी तो एक टाइटल मिला है ना नेताजी का। तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का टाइटल दिया था एडोल्फ हिटलर ने, ठीक है,
एडोल्फ एडोल्फ हिटलर, हिटलर को जानते होंगे ना आप, जर्मनी का तानाशाह था जो। तो एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का टाइटल दिया था, ये भी याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। महात्मा गांधी का सबसे प्रिय भजन था वैष्णव वजन तैनु कहिए, ठीक है। तो वैष्णव वजन जो हमारा ये भजन है जिसको रचित किया था गुजराती कवि नरसिंह मेहता ने। तो गांधी जी का सबसे फेवरेट जो गीत था या भजन था वो यही था, ठीक है। वैष्णव जन तैनु कहिए पीर पराई, आगे मुझे आता नहीं है, लेकिन ध्यान रखेंगे दोस्तों, गांधी जी ने जब हमारा दांडी मार्च शुरू हुआ था, दांडी मार्च तो आपको पता ही है ना, गांधी जी ने जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो उस समय गांधी जी ने बोला हम दांडी मार्च करेंगे, साबरमती से दांडी तक जाएंगे और सविनय नमक कानून को तोड़ेंगे, लगान देने की जो हमारे तरीके हैं वो खत्म करेंगे, तब जाके इन अंग्रेजों के कानों में जू रहेगी, ठीक है। तो दांडी मार्च के दौरान गांधी जी ने एक भजन और गाया खूब, जिसका नाम था रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 जय 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 बोलो सीताराम। तो रघुपति राघव राजा राम ये भी गाते थे गांधी जी, लेकिन इनका जो मोस्ट पॉपुलर या वन ऑफ फेवरेट्स जो सॉन्ग था वो था वैष्णव वजन तैनु कहिए, जो कि नरसिंह मेहता ने लिखा था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। फैक्ट बन जाते हैं ऐसे, तभी बता रहा हूँ। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। तो देखिए गांधी युग वाली जो वीडियो है अगर आपने नहीं देखी है हमारे एप्लीकेशन पे जीएस कोर्स में, तो गांधी जी के 4 पुत्र थे, ठीक है। पहले पुत्र का नाम था, गांधी जी के जो पहले पुत्र थे इनका नाम था हरिलाल गांधी, ठीक है, हरिलाल गांधी। दूसरे पुत्र का नाम था मणिलाल गांधी, मणिलाल गांधी। तीसरे जो पुत्र थे गांधी जी के इनका नाम था रामदास गांधी, रामदास गांधी। और चौथे पुत्र का नाम था इनका देवदास गांधी, देवदास गांधी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था, तो गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी। और गांधी जी की जो संतानें थी वास्तविक वो थी हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास गांधी, ठीक है। तो ये गांधी जी के जैविक पुत्र थे। लेकिन इसके अलावा गांधी जी को अपना पिता मानते थे, ठीक है, एक व्यक्ति जिनका नाम था जमनालाल बजाज। तो गुजरात के एक बिजनेसमैन थे जमनालाल बजाज, जो बोलते थे कि गांधी ही मेरे पिता हैं। तो इसीलिए जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है, ठीक है। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई दिल्ली के बिरला भवन में, और प्रार्थना सभा में जाते हुए नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी गांधी जी को, और गांधी जी के ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। और गांधी जी के जो अंतिम शब्द थे वो थे हे राम, ठीक है। क्या शब्द निकला गांधी जी के मुंह से, हे राम। गांधी जी का जो अंतिम संस्कार था राजघाट में ही हुआ, और गांधी जी की जो आज आप देखेंगे समाधि जो है वो भी राजघाट में ही स्थित है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और गांधी जी की जो अस्थियों का विसर्जन था वो उत्तराखंड के चौराबाड़ी झील में किया गया, चौराबाड़ी झील जो कि केदारनाथ के ऊपर स्थित है, इसीलिए चौराबाड़ी झील को गांधी सरोवर भी कहा जाता है, गांधी सरोवर, ठीक है, या इसको सुरवदी ताल भी कहा जाता है, सुरवदी ताल। अब रीजन क्या है, देखिए गांधी जी ने एक प्रण लिया था, जब मेरा देश आजाद होगा तो मैं केदारनाथ की यात्रा पे जाऊंगा, ठीक है। तो देश आजाद हो गया, अब 1948 का समय चल रहा है, ठीक है। अब 1948 में भी गांधी जी आ नहीं पाए, जनवरी तो चल रहा था अभी, ठीक है। 47 में देश आजादी हुआ था, थोड़ा अनस्टेबिलिटी थी, अगस्त हो गया था, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी आया 48 का। गांधी जी सोचे थे आराम से रिलैक्स होके फिर केदारनाथ की यात्रा पे जाऊंगा, और वैसे भी बूढ़ा हो चुका हूँ, कभी भी पंचतत्व में विलीन हो सकता हूँ। तो गांधी जी की मनसा थी, एक इच्छा थी उनकी कि केदारनाथ जाना है, लेकिन दुर्भाग्यवश गांधी जी उससे पहले ही काल कलवित हो गए। इस वजह से गांधी जी की अंतिम इच्छा पूरा करने के लिए उनकी जो अस्थियां थी, उनकी जो राख थी, उस राख को इस ताल में विसर्जित किया गया, ठीक है। तो गांधी जी की अंतिम इच्छा भी पूरी हो गई इसके द्वारा, ठीक है। तो ये थी गांधी जी के बारे में कुछ विशिष्ट जानकारियां। हाँ, गांधी जी के जो पत्र थे उनमें एक चीज रह गया, उसको आप नोट कर लेंगे। गांधी जी ने देखिए एक पत्र अफ्रीका में भी निकाला था दोस्तों, वो मैं आपको बताना भूल गया। इन्होंने अफ्रीका में ना 1903 में एक पत्र निकाला था जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है एग्जाम में कई बार। इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन नामक पत्र किसने निकाला था साउथ अफ्रीका में, तो ये आपका गांधी जी ने निकाला था, ठीक है, ध्यान रखें। अब नाम से पता चला इंडियन ओपिनियन, तो अंग्रेजी में ही था, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए, तो गांधी युग
वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन इस टॉपिक में केवल गांधी जी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जो उनको टाइटल है, उनके जो पुस्तक है, पत्र हैं, और साथ ही अन्य विशिष्ट जो तथ्य हैं वो हमने देखे। अब गांधी जी के जीवन के आंदोलनों की बात करते हैं तो थोड़ा फटाफट उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। इतना कर ही लिया तो थोड़ा और वेट कर लीजिए। गांधी जी के जीवन के महत्वपूर्ण आंदोलन, गांधी जी ने केक खाया था, ठीक है। C4 हो गया आपका चंपारण, चंपारण आंदोलन 1917, ठीक है। नील की खेती खत्म की। A4 अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ठीक है, 1918। और 1918 में ही एक आंदोलन और हुआ था, खेड़ा आंदोलन। इसके बाद खेड़ा आंदोलन, ठीक है, खेड़ा आंदोलन 1918। उसके बाद गांधी जी के जीवन का अगला आंदोलन 1920 असहयोग आंदोलन, ठीक है। असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ। चौरी चौरा की घटना हुई थी 4 फरवरी 1922 को। 22 पुलिसकर्मियों को जब भीड़ ने जिंदा जला दिया तो वायलेंस हो गया, गांधी जी आहत हो गए, इससे बोला कि बंद करो। उसके बाद गांधी जी ने 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसको बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। ये बहुत बड़ा, यहाँ से गांधी जी वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे सफल हुआ ना, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो गांधी जी के जो फॉलोअर्स थे उसमें एक पत्रकार भी था, ठीक है, वेबर। तो वेबर ने क्या किया, गांधी जी के जो अनुयायी थे उनको ब्रिटिश सरकार कूटती थी, पीटती थी डंडे से, बहुत ज्यादा उनके साथ अत्याचार करती थी। तो इसने फोटोग्राफ्स ले लिए सब। तो फोटोग्राफ्स लेने के बाद इसने वर्ल्ड मीडिया को उसको भेज दिया पत्रों के द्वारा, लेटर के द्वारा, ठीक है। तो उसमें के जो बड़े बड़े पत्र थे, जैसे टाइम्स ऑफ, माफ कीजिएगा, जो हमारा अमेरिका का पत्र है, ठीक है, शिकागो टाइम्स हो गया, इसके अलावा अमेरिका का जो टाइम मैगजीन थी, उसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें, मतलब उस समय जो पत्र थे बड़े बड़े देशों के, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इस न्यूज को छाप दिया, जिससे ब्रिटिश हुकूमत पे क्या हो गया, एक प्रेशर बन गया। जो ब्रिटिश हुकूमत चल रही थी उसमें ब्रिटेन में, बोला भाई तुम्हारा वायसा है तो ऐसा ऐसा कर रहा है वहां पे। तो इरविन को उसमें वहां से डंडा किया गया और बोला गया भाई तू क्या कर रहे हैं वहां पे, ठीक है, ऐसा ऐसा हो रहा है वहां पे। तो और उनके साथ क्या हो रहा है, जाओ ग्राउंड लेवल पे तुम जाके खुद देखो इसको, ठीक है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स, माफ कीजिएगा, न्यूयॉर्क टाइम्स था, न्यूयॉर्क टाइम्स जो था उसने ये खबर दिखाई थी। उसके अलावा भी अमेरिका के जो बड़े बड़े अखबार थे, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, उन्होंने ये खबर दिखाई। तो ये भाई सविनय अवज्ञा के बाद गांधी जी वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो गए, बहुत ज्यादा इनकी प्रसिद्धि बढ़ गई और एक हुजूम लग गया इनके साथ इस आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, ठीक है। उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन, सभी आंदोलनों में गांधी जी की एक सक्रिय भूमिका रही थी, ठीक है। ऐसे ही नहीं बोलते हम गांधी जी के बारे में, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अब देखिए गांधी जी की आलोचना होती है, ठीक है, और एक पक्ष गांधी जी की तारीफ करता है। हर व्यक्ति की आलोचना हो सकती है, हर व्यक्ति के जो कार्य हैं। गांधी जी को ये कहना अनुचित होगा कि गांधी जी केवल आंदोलन भर से ही देश को आजाद करने चले थे, या गांधी जी की जो विचारधारा थी गलत थी। कुछ लोग ये जोड़ के देखते हैं कि गांधी जी भगत सिंह को बचा सकते थे, क्रांतिकारियों को बचा सकते थे, बट गांधी जी की फिलॉसफी बिल्कुल अलग थी। गांधी जी फिलॉसफी, कौन सी फिलॉसफी में बिलीव रखते थे, ओनली ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यानी कि सत्य और अहिंसा, ठीक है। तो इस पे बिलीव रखते हुए चाहते थे कि सभी चीजें घटित हो। इसके अलावा गांधी जी ने बहुत से रचनात्मक कार्य भी इन आंदोलनों के दौरान किए, जैसे कि शराबबंदी, उसके अलावा छुआछूत का अंत किया जाए, जातिवाद का अंत किया जाए, बहुत से काम गांधी जी ने किए, ठीक है। तो कई चीजें होती हैं, देखिए जो भी एक आदमी चल पड़ता है उसके पीछे पूरी भीड़ चलती है। कुछ परिवर्तन लाने के लिए जो आदमी, ये भी तो एक क्रांति थी ना, लेकिन ये एक रक्तहीन क्रांति को लेकर गांधी जी आगे जाना चाह रहे थे। कुली बेगार को भी तो उन्होंने रक्तहीन क्रांति बोला था, उत्तराखंड की जो क्रांति हुई थी, कुली बेगार क्रांति 1921 में, वो गांधीवाद पर ही आधारित थी, क्योंकि उस क्रांति में एक बूंद खून की भी नहीं गिरी। इसीलिए तो गांधी जी ने रक्तहीन क्रांति बोला उसको, और ऐसे ही क्रांति देश में गांधी जी चाहते थे हमेशा से, ठीक है। तो एक पक्ष हो सकता है, देखिए हमेशा देखना चाहिए, एक क्रिटिकल आपका होना चाहिए, एग्जामिन होना चाहिए, बट ऐसा नहीं कि व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी करना सही नहीं होता, ठीक है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे। गांधी जी के बारे में हमने जाना, और गांधी जी का हाँ एक महत्वपूर्ण फैक्ट लास्ट में नोट करेंगे आप, जो मैं बताना भूल गया हूँ, क्योंकि स्पेशल फैक्ट क्लास है, पता होना चाहिए। गांधी जी के राजनीतिक गुरु, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, ठीक है, पॉलिटिकल गुरु। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे हमारे गोपाल कृष्ण गोखले, जी के गोखले, ठीक है। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले जी को, ठीक है।
ध्यान रखेंगे, इतना आपको याद रखना है। लगभग गांधी जी से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो आपको याद हो गए। गांधी जी का वास्तविक नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर, पोरबंदर गुजरात में, और जन्म का वर्ष है 2 अक्टूबर 1869, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और पिता का नाम था करमचंद, पिता का नाम क्या था गांधी जी के? करमचंद, तभी नाम के बीच में देखिए मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। और माता का नाम था गांधी जी के पुतलीबाई, पुतलीबाई। और पत्नी का नाम मैं आपको बता ही चुका हूँ, कस्तूरबा गांधी। 4 पुत्र थे, भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इतना आपको याद रखना है। ये गांधी जी का पूरा आपका बायोडाटा भी हो गया यहाँ पे कवर, ठीक है। गांधी जी ने देखिए बैरिस्टर की डिग्री कब ली थी? 1891 में, 1891 में ये वकील बन गए थे। बैरिस्टर होते थे ना, उसमें डिग्री, कानून की शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए थे 1888 में। 3 साल में डिग्री हो जाती थी, तो 1891 में बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त हुई इनको। और उसके बाद ये भारत आते हैं, ठीक है। उसके बाद बंबई की अदालत में प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन 1893 में मैं आपको बता चुका हूँ, साउथ अफ्रीका में एक व्यवसायी, गुजरात का एक व्यवसायी था, व्यापारी था, दादा अब्दुल्ला, तो उसका मुकदमा लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। वहां पे भारतीयों की दुर्दशा देखते हैं। कॉलोनियल में भारतीय लोग भी थे, अफ्रीकन लोगों के साथ तो हो गया था, नस्ल भेद बहुत बड़ा वहां पे एक था, ठीक है, गोरे काले वाला। तो सब चीजें हो रही थी। अफ्रीका में भी बहुत काम किया इन्होंने। एक फिनिक्स आश्रम भी स्थापित किया 1904 में इन्होंने अफ्रीका में। फिनिक्स आश्रम, फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी अफ्रीका में, ठीक है, ये भी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो लगभग गांधी जी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट आपको कवर हो चुके हैं, ठीक है। चलिए, बाकी कोई अगर फैक्ट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। अपना ध्यान रखिएगा, और हमेशा की तरह बोलूंगा यार, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।